वॉर एक्सपर्ट हैं, मिलिट्री एक्सपर्ट हैं, और इसके अलावा आप जानते हैं कि जियो पॉलिटिक्स पर आपकी बड़ी गहरी नजर है और बड़ी तफसील से जिस तरह से आप उस पर रोशनी डालते हैं। तो मैं सबसे पहले यही चाहूंगा कैप्टन साहब की थोड़ी सी आपकी जबानी कुछ अपडेट आपसे भी ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम इसको बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। कैप्टन साहब। जी हाँ डॉक्टर रिजवी, अच्छी बात यह है कि सीज फायर की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है, वो अभी भी कमोबेश सही दिशा में जा रहा है। हाँ, एक छोटा सा वाकया हो गया जहां पर कर कि एक शायद फिलिस्तीन, जाहिर बात है फिलिस्तीन के लोग काफी गुस्से में हैं, काफी नाराज हैं, काफी दुखी भी हैं, काफी टेंशन में हैं। तो एक फिलिस्तीन के बंदे ने अपनी गाड़ी को पेडेस्ट्रियंस के ऊपर चढ़ा, धक्का दे दिया, उनको रॉन्ग डाला। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत छोटा सा वाकया था और इसका कोई ऑफिशियल या बेवजह कोई दूसरा मतलब नहीं निकालना चाहिए। सीज फायर जो है, टॉक्स चल रही हैं कायरो में। सभी स्टेक होल्डर्स फिर से 4 मार्च को जमा हो रहे हैं ताकि ये तय कर सके कि सीज फायर का जो फेज 2 है वो किस तरह से लागू किया जा सके। तो आज जो ये गाड़ी वाला वारदात हुआ है, इसको सबको भूल जाना चाहिए। एक होता है जब हाथी चलता है तो छोटी-मोटी ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी को भी कि हमास बेकाबू हो गया है या हमास ने सीज़फायर तोड़ दिया है। इज़राइल के लोगों को ये समझना चाहिए, नेतन्याहू और नेसेट के लोगों को समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आईडीएफ के जो कमांडर्स हैं उनको समझना चाहिए। जी, डॉक्टर रिजवी। जी बिल्कुल, आवाज आ रही है कैप्टन साहब? हाँ, मैं आपको सुन सकता हूँ। जी, जी। शुक्रिया, क्योंकि मैं उससे कनेक्ट था तो थोड़ा वो हो रहा था। नहीं, बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं कि इसको इतनी बड़ी घटना नहीं, लेकिन मैं कैप्टन साहब इससे पहले भी इसी तरह का वाक़या पेश आया था, आपको याद होगा 2-3 महीना पहले। फिर अभी बीच में एक बसों में बम का वाक़या आया। अच्छा, फिर अब ये आ गया। ये जो वहीं पे मार दे रहे हैं, कम से कम अगर आपको लग रहा है कि टेररिस्ट अटैक है या क्या है, तो कम से कम उसको अरेस्ट करने की कोशिश करें। उसको वहीं पे ढेर कर देते तो पता ही नहीं चलता कि भाई कहां से था, क्यों इसने किया, क्या है, ब्रेक फेल हो गया, जानबूझ किया। तो सब तो ये जगह है पर ये क्या? स्थिति होती है। जहाँ दुनिया भर में जितने मुल्क हैं, पीस टाइम में सब जगह पुलिस को आमतौर पे ये हुक्म प्रॉब्लम हुई है कैप्टन साहब के नेटवर्क फिर से। कैप्टन साहब, आपका नेटवर्क फ्रीज हो गया है कैप्टन साहब, फिर से अगर आप जुड़ जाएं। कैप्टन साहब का नेटवर्क फ्रीज हुआ है। वो कैप्टन साहब बहुत जल्द फिर हमसे जुड़ जाएंगे, जैसे ही वो नेटवर्क में आते हैं। तो चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमने कैप्टन साहब से किया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि गोली मार दी जाती है और बातचीत नहीं होती। जी, जी कैप्टन साहब। जी, जी। डॉक्टर रिजवी, ऐसे आम तौर में जितने भी डेमोक्रेटिक मुल्क हैं या कोई भी वेस्टर्न कंट्री है, इजराइल भी वेस्टर्न कंट्री में ही शामिल होना चाहिए। सब जगह पुलिस को क्लियर हुक्म होता है कि जब वो गोली चलाएं तो इस तरह से गोली चलाएं कि मौका वारदात पर जो कोई मारा ना जाए। इसका इंटेंशन ये है कि उसके बाद धरपकड़ होनी चाहिए और जिस पर भी इल्जाम लगा है उससे दो चीजें हैं। एक तो ये पता लगना चाहिए जब बाद में उसका इंटरोगेशन हो कि उसने क्यों ऐसे किया, क्या और कोई इसके पीछे है। दूसरी चीज है कि जिस जो भी मौका वारदात पे पकड़ा जाता है, ये भी पता कर सकते हैं कि वो हैरान क्यों था, परेशान क्यों था और उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन लगता है कि लगातार लड़ाई लड़ते-लड़ते इज़राइल की जो पुलिस है या आईडीएफ में भी जो हैं, वो सब अब थोड़ा टेंस हो गए हैं। थोड़ा-सा कुछ होने पर ही गोली चल रही है और गोली जो है बाय हैबिट शूट टू किल वाली चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आस्ते-आस्ते जैसे सीज़फायर आगे बढ़ रहा है, इज़राइल की पुलिस और वहाँ की जो फ़ौज है वो सिविलाइज्ड तरीके से आम शहरियों के साथ डील करेगी
और शूट टू किल नहीं करेगी, शूट टू अरेस्ट एक शब्द होता है कि आप उसके पैर में गोलियां मार दीजिए, ठीक है, ताकि वो उस वक्त और कुछ ना कर पाए। जी, डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल। और कैप्टन साहब, मुझे थोड़ा सा एज ए जर्नलिस्ट मैं ये बात कर रहा हूँ, एज ए जर्नलिस्ट मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं एज ए जर्नलिस्ट ये सवाल कर रहा हूँ कि जिस तरह से इसराइल में देखने को चीजें आ रही हैं, अभी बसों में बम, जिस तरह से उसको एक ड्रामा ही कहेंगे पूरा, कि खाली बसों में रात में, और ये कहा था वो तो चूंकि जो सेटिंग टाइमर जो है वो लगा दिया। ये क्या ऐसा नहीं है कि नेतन्याहू का जो हुकूमत है नेतन्याहू की, वो काफी घबराई हुई है और वो अवाम में एक पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है, बताना चाहती है कि नहीं, अभी भी दहशतगर्द काफी एक्टिव हैं, फिलिस्तीनी काफी एक्टिव हैं और हम बहुत तगड़े से मुकाबला कर रहे हैं? क्या ये कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये, क्योंकि एजेंसियां ऐसा करती हैं कई बार इस तरह का, कि चलो कुछ थोड़ा सा ये लगे कि हम बहुत एक्टिव हैं, क्या क्या ऐसा भी होता है या हो सकता है ऐसा कुछ? हम शक इस पे कर सकते हैं इस तरह, क्योंकि ये हो रहा है कुछ इस तरह से। हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी कैप्टन अ, साहब। हाँ, डॉक्टर रिजवी, होता ऐसा है कि नेतन्याहू दबाव में हैं। उनके ऊपर काफ़ी सारे इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात करप्शन के तो हैं ही, इसके अलावा इल्ज़ामात उनके ऊपर ऐसे भी हैं कि वो 7 अक्टूबर पिछले साल को सो रहे थे। एक इल्ज़ामात ये भी है कि उसके बाद जो लड़ाई चल रही है, वो सही तरीके से लड़ नहीं रहे हैं, सही तरीके से जीत नहीं रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है वो अपनी तरफ से हर कोशिश करे। कैप्टन साहब का फिर नेटवर्क थोड़ा से फिर वो हुआ है। जैसे ही आते हैं कैप्टन साहब नेटवर्क में, मैं उन्हें फिर लूंगा। हो सकता है कोई कॉल आ गई हो, कुछ हो गया हो। कई बार इस तरह से होता है। तो मैं, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नूर साहब ने जो अपडेट दी है कि हमास गाजा प्लान 2 बना रहा है और पुरानी सुरंगों की मरम्मत कर रहा है, तो और नई सुरंगें बना रहा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कितनी इसमें सच्चाई है। और कैप्टन साहब को फिर हम, और बड़ी अपडेट और कई अपडेट्स हमारे सामने आ रही हैं। मैं इन तमाम जो, और जयदीप सिंह मुंदेला साहब ने माना कि ये तो अगर हुआ है तो वाकई ये फिलिस्तीनियों को जज्बे को सलाम। उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ भी, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। मुझे थोड़ा सा इस पे शक हो रहा है जर्नलिस्ट कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ ना कुछ ये गड़बड़ है यहाँ पे। और माइक्रोसॉफ्ट के 4 बड़े अधिकारियों ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में इस्तीफा दे दिया है। ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। और इसके अलावा ईरान से जो खबर है, कैप्टन साहब जल्द हमसे जुड़ जाएंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे। नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम कैप्टन साहब को लग रहा है आ रही है, और वो हमसे बातचीत कर रहे थे। हो सकता है कोई कॉल आ गई हो, ये भी कई बार होता है। तो वो हमसे जुड़ जाएंगे और फिर हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, इसमें बहुत ज्यादा अब ईरान से जो खबर आ रही है वो भी बहुत बड़ी है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार जो है वो बना रहा है। उसने सारी तैयारी कर ली है और पहले 5 वो न्यूक्लियर हथियार बनाएगा। अब ये खबर क्यों चलाई जा रही है? क्या इसलिए कि इसके बहाने ईरान को टारगेट किया जाए, या फिर ये सही है कि ईरान ने ऐसा बना लिया है क्या? ये हम देखेंगे। तो कैप्टन साहब, लग रहा है कोई फोन आ गया था या क्या है? कैप्टन साहब जुड़ गए हैं फिर से दोबारा हमसे। नेटवर्क चला गया था। जी जी, शुक्रिया। कैप्टन साहब, आप जो बात कर रहे थे हम लोग कि फिर से अगर उसको थोड़ा सा वहीं से अगर कर दें। जी हाँ, डॉक्टर रिजवी, नेतन्याहू तो अंडर प्रेशर हैं ही। उनके ऊपर काफ़ी सारे करप्शन चार्जेस भी लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इज़राइल में काफ़ी लोग ये यकीन करते हैं
कि पिछले साल 7 अक्टूबर को नेतन्याहू सो रहे थे, जब ये खबरें आ रही थी इंटेलिजेंस चैनल के मातहत कि शायद हमला होने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद और भी बहुत बड़ा इज़राइल में ख़ासतौर से क्योंकि आईडीएफ में भी एक धड़ा ऐसे सोचता है कि शायद वह इस युद्ध का संचालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तो नेतन्याहू काफ़ी सारी हरकतें ऐसे कर सकते हैं ताकि इज़राइल के आम आवाम को लगे कि वो अभी भी ज़ोर-शोर से लड़ाई लड़ने में लड़े हैं और जीतेंगे। और वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि वह हम हिज़्बुल्लाह को, हमास को, हुती को कमज़ोर कर रहे हैं। जहाँ तक बस वाला वाक़या है इन्वेस्टिगेशन के बाद वेस्टर्न मीडिया यह बता रही है कि वो हमास का शायद प्लान नहीं था। आज वाला जो कहते हैं ना कि कोई लोन वुल्फ अटैक नहीं लेकिन बस वाला वाकया भी ऐसे लग रहा था कि कोई ऐसा नहीं कि कोई स्लीपर सेल था या लोन वुल्फ अटैक था। वेस्टर्न मीडिया ये दावा कर रही है, जैसे कि आज के इसमें ऑलरेडी रिपोर्टें आ रही हैं कि ये शायद एक आम अवाम था, बस वाले में भी शायद कोई आम फिलिस्तीन का आदमी था जो गुस्से में था और बदला लेना चाहता था। आज का वाकया ख़ास इसलिए भी है जैसे आपने बताया कि उसको ऑन द स्पॉट जब पुलिस ने काउंटर फायर की तो वो मारा भी गया। आमतौर पे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एम ये होता है कि उसको ज़िंदा पकड़ें और फिर पूछताछ हो और इंटेलिजेंस वालों को पता लगे कि क्या उसके पीछे और कोई है? क्या उसका भी कोई मास्टरमाइंड है? तो सुराग मिलता है। तो आज और अगर और उसको और, ऑन द और स्पॉट जी जी बिल्कुल। जी। और मुझे लग रहा है कि ये इसलिए भी बारी साहब जुड़ गए हैं, अब्दुल बारी मसूद साहब। मैं उन्हें जल्दी बिल्कुल से वो आ जाएँगे अपने फॉर्म पे। तो कैप्टन साहब, इसमें एक चीज़ और मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए कई बार होता है आज जैसे 600 लोगों को इज़राइल ने छोड़ा, नेतन्याहू ने, और पहले कि हम नहीं छोड़ेंगे और तमाम तरह की बातें, लेकिन आज छोड़ा। तो ऐसे में वो खबर बहुत ज़्यादा ना उसमें जाए और सारी तवज्जो इस तरफ हो जाए कि एक हादसा हो गया और फिर मार दिए गए, फिर एक समझौते होता है आम तौर से। तो ये मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं न कहीं जो आप कह रहे हैं और हम जो समझ रहे हैं कि एक घबराहट तो है नेतन्याहू हुकूमत में, और एक बेचैनी है और परेशानी है। तो बहरहाल मैं और चीज़ों पे, क्योंकि बात सिर्फ़ जो है इस हादसे की नहीं है, और ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि उन्हें आप अरेस्ट करो। भई कोई अगर गनमैन होता है, कार वाला है, हो सकता है उसका ज़हनी तवाज़ुन ही खराब हो गया हो। जब यहाँ पे आईडीएफ के कई ऐसे लोग हैं, उनका खराब हो गया, तो जो उनके अंदर रह रहा है, हो सकता है कि वो ज़हनी उसका दिमाग वो हो गया। भाई 16 महीने हो गए, उनके लोग मारे जा रहे हैं, या यहाँ रह करके भी बंद, 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 या खतरा भी महसूस हो रहा हो कि आप घुटन की ज़िंदगी हो गई, कोई भी फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। मतलब जो हालात है वहाँ पे वो कुछ भी वहाँ पे मुमकिन है। तो ऐसे में ये गोली चला देना और वो कर देना, बहरहाल मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा। और मैं ज़रूर ये जो बात कही है, मैं बारी साहब पे आज आऊँगा, लेकिन कैप्टन साहब आपसे, ये जो बात की है हमास ने कि सीज़ फायर के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये हमास कहना है सीज़ फायर कीजिए, सीज़ फायर रहना चाहिए और जंगबंदी कंटिन्यू। ये जो बयान हमास की तरफ से आया, इसको कैसे कैप्टन साहब आप देखते हैं? और आज जब 600 लोग छूट के गए तो वहाँ जश्न का माहौल भी है, खुशी है, ज़ाहिर है कि इतने लोग छूट के गए। जी। डॉक्टर रिज़वी देखिए हमास का जो बयान आया है ये बहुत ही पॉज़िटिव बयान है। जब हमास कहती है कि जंगबंदी चलती रहनी चाहिए, इसके 3 मायने हैं। मायने नंबर 1 है कि हमास ने मन बना लिया है कि जो अभी फ़ेज़ 1 चल रहा है जंगबंदी का पहला चरण, उससे फ़ेज़ 2 में जाएँ, दूसरा चरण में जाएँ। तो हमास ने अपने नुमाइंदों को कतार में भेज दिया है और मिस्र में, कायरो में भी भेज दिया है ताकि 4 मार्च से वहाँ पर बात सही तरीके से शुरू हो सके। दूसरी चीज़ जब हमास कहती है कि जंगबंदी होनी चाहिए, हमास चाहता है कि ये कोई कच्ची जंगबंदी ना हो,
टेम्परेरी जंगबंदी ना हो, परमानेंट सीज़ फायर हो, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही जायज़ वाजिब एक्सपेक्टेशन है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जब हमास कहता है कि जंगबंदी होनी चाहिए, उसका मतलब हमास वही कह रहा है जो कि अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं और यूरोपियन यूनियन कह रहे हैं और दुनिया के सारे मुल्क कह रहे हैं। तो इज़राइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को समझना चाहिए कि अगर वो इस वक़्त जंगबंदी को तोड़ने की कोई गुस्ताखी करते हैं, तो शायद आने वाले समय में शायद दुनिया उनको नहीं माफ़ करेगी। दुनिया आने वाले समय के लिए हिस्ट्री में बोला जाएगा कि जब सारी दुनिया जंगबंदी के लिए राज़ी थी, हमास भी जंगबंदी के लिए राज़ी था, तो कौन ऐसा था बंदा, कौन शख्स था जिसने फिर से लड़ाई चालू कर दी? जवाब में आएगा आने वाले दशकों में, सदियों में कि नेतन्याहू। तो मेरे ख़्याल से नेतन्याहू अगर चाहते हैं कि ये काला धब्बा उनके नाम पर ना लगे, तो अपनी तरफ से उनको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जंगबंदी जिस तरह से अभी चल रही है, इस तरह से चलती रहे। फ़ेज़ 2 यानी इसका जो द्वितीय चरण है, वो चालू हो जाए। सबसे बड़ी बात है, वो अपनी फ़ौज पर, पुलिस पर, मोसाद पर और शिन बेट पर कंट्रोल रखें कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर लोकल लेवल पर कोई गड़बड़ियाँ ना करें। जी।